नमस्कार दोस्तों, मैं गार्गी आप सभी का स्वागत करती हूँ मास्टरी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ द क्लास 12th की हिस्ट्री जो है उसको हम कवर कर रहे हैं। उसी के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, सेकेंड चैप्टर दैट इज़ किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए, पिछले पार्ट में हमने डिस्कस क्या किया था, मैंने आपको बताया था कि मगध ही क्यों एम्पायर में चेंज हुआ, उसके कुछ रीजंस मैंने आपको बताए थे। इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों मेनली मौर्यन एम्पायर को। अच्छा, एक बात और, आपको नोट्स की चिंता लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अवेलेबल हो जाएंगे आपको। और डेफिनेटली आपके नोट्स बहुत हेल्पफुल रहते हैं। अगर आपको रिवीजन करनी है तो डिफरेंट एस्पेक्ट में आपके नोट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेजरली हेल्पफुल आपके रहते हैं, आपको मिल जाएंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर आपको पॉइंट्स कुछ साथ साथ में नोट डाउन करने हैं तो मेरे साथ में आप पॉइंट्स को नोट डाउन भी कर सकते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं मौर्यन एम्पायर की। मौर्यन साम्राज्य, एक तो सबसे पहले ये जानिए कि मगध में मौर्यन एम्पायर से पहले बहुत सारी एम्पायर रूल कर रही थी। और कौन सी रूल कर रही थी? सबसे पहले थी हरनायक, ठीक है, उसके बाद आई शिशुनाग, और उसके बाद आई दोस्तों आपकी नंद डायनेसिटी। और नंद डायनेसिटी में धनानंद को हराकर, नंद डायनेसिटी के रूलर धनानंद को हराकर कौन गद्दी पे बैठते हैं? आपके चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पे बैठते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो स्थापना करते हैं गुप्त मौर्य डायनेसिटी की, जिसे आप मौर्यन एम्पायर भी कहते हैं। आई होप कि अब आपको पूरा ये जो चार्ट है ये समझ में आ गया होगा। अब ऐसी चीज़ें तो एनसीईआरटी में नहीं दी गई हैं, आपको नहीं समझ में आता है। कई बार मैं भी जब खुद 12th में पढ़ती थी तो मैं रिलेट नहीं कर पाती थी बहुत सारी चीज़ों को। तो कोई नहीं, आपके लिए मैंने थोड़ा ईजी कर दिया है। आपको पता चल रहा है कि किस प्रकार से पॉलिटिकल लीनेज जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों, मौर्यन एम्पायर क्यों इंपॉर्टेंट है? मौर्यन एम्पायर क्योंकि मौर्यन एम्पायर एक ऐसी एम्पायर थी इकलौती, जैसे 16 महाजनपदा के बारे में हमने पढ़ा, जिसका राज्य जो था वो फैला हुआ था, मगध से लेके हर महाजनपदा तक उसकी टेरिटरी उसके अंडर आती थी। और लगभग अफगानिस्तान से लेके उड़ीसा तक ये पूरी एम्पायर जो थी ये एक्सटेंडेड थी, फैली हुई थी। और साथ ही साथ इसी तरीके से जो इसकी एफिशिएंट रूलर थे, साथ साथ में जो चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने ये डायनेसिटी, ये एम्पायर फाइंड आउट की, उसके बाद कंटिन्यू किया इनके बेटे बिंदुसार ने, और उसके बाद द ग्रेट अशोक ये पिक्चर में आते हैं। और इनके टाइम पर सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ मौर्यन एम्पायर का। मगध से लेके अफगानिस्तान तक पूरा का पूरा टेरिटरी जो थी वो मौर्यन एम्पायर के अंडर आती है इन द रेन ऑफ अशोका। अब देखिए, अशोका एम्पायर के बारे में यानी कि मौर्यन एम्पायर के बारे में हमें जानने को किस तरह से मिलता है, सोर्सेज क्या हैं, किस प्रकार से हमें पता चलता है कि मौर्यन एम्पायर जो थी वो किससे एसोसिएट करती थी और कौन से उसमें प्रोमिनेंट रूलर थे। अगर वो प्रोमिनेंट थे भी तो वो प्रोमिनेंट किस तरीके से थे, जानने के जितने भी क्वेश्चंस हैं इसके सोर्सेज क्या हैं, स्रोत क्या हैं। तो सबसे पहले देखिए, मौर्य की आपकी हेडिंग है एनसीईआरटी में कि फाइंडिंग अबाउट द मौर्यज, यानी कि मौर्यज के बारे में पता कैसे चलता है। तो 4 सोर्सेज की बात हुई है। 4 सोर्सेज में आपका पहला सोर्स है सबसे पहले अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र किसने लिखा? अर्थशास्त्र लिखा आपका चाणक्य ने, जिसको आप कौटिल्य भी कहते हैं, ठीक है। चाणक्य कौन थे? चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। उसके बाद उन्होंने बिंदुसार को भी जो है गाइड किया और साथ साथ अशोक को भी गाइड किया। तो चाणक्य ऋषि जो हैं वो डेफिनेटली बहुत बड़े गुरु थे जिन्होंने कंपाइल किया, बुक लिखी अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र से हमें पता चलता है मौर्यन एम्पायर के बारे में। सेकेंड सोर्स है दोस्तों आपके बुद्धिस्ट टेक्स्ट और पुराण्स और आपके जैन के टेक्स्ट। तो जो भी जैन टेक्स्ट थे, जो जैन धर्म से एसोसिएट करते थे, उन टेक्स्ट में भी बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ है मौर्यन एम्पायर का, क्योंकि इतनी बड़ी एम्पायर थी तो ऐसी बात नहीं थी कि सिर्फ एक ही चीज़ से हमें पता चलता है, बहुत सारे सोर्सेज हमें देखने को मिल रहे हैं।
बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट थे उसमें भी हमें देखने को मिलता है मौर्यन एम्पायर के बारे में। पुराण जो थी भगवत पुराण, ठीक है, पुराण का मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ये भगवत पुराण हो गई आपकी, विष्णु पुराण, शिव पुराण, डिफरेंट टाइप की पुराण होती हैं, तो पुराण में भी मेंशन हुआ है मौर्यन एम्पायर के बारे में। तीसरा सोर्स है आपका इंडिका, जो कि एक बुक है, लिखी गई थी मेगास्थनी के द्वारा। और मेगास्थनी कौन था? देखिए इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है मेगास्थनी की। मेगास्थनी एक ग्रीक एम्बेसडर था, क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। मेगास्थनी एक ग्रीक एम्बेसडर था, किसके कोर्ट में? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। तो मेगास्थनी जो है वो एज अ एम्बेसडर, ग्रीक एम्बेसडर अपॉइंटेड थे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। इन्होंने बुक लिखी इंडिका, और इंडिका में इन्होंने जिक्र किया मौर्यास के बारे में। चौथा क्या है? चौथा सोर्स है अशोका का धमा। तो देखिए धमा क्या था? धमा आपका था राइटियस टीचिंग्स, यानी कि एम्पायर किस तरीके से चलनी चाहिए, किस तरीके से एक अच्छे शासक को रूल करना चाहिए, ये सारी चीज़ें धमा में, सारे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे ये ले डाउन किए थे धमा में। और धमा के थ्रू आउट ही हमें पता चलता है दोस्तों मौर्यन एम्पायर के बारे में जानने को हमें मिलता है। आई होप कि आपको चारों के चारों सोर्सेज अब क्लियर हो गए होंगे। अर्थशास्त्र है आपका, बुद्धिस्ट पुराण और जैन के टेक्स्ट जो कि संस्कृत की लैंग्वेजेस में लिखे गए हैं और डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज में भी लिखे गए हैं। इंडिका की बुक जो कि आपकी एनसीईआरटी में देखिए मेंशन नहीं होती है इंडिका पर्टिकुलरली, खाली मेगास्थनी का नाम दे रखा है इन्होंने। लेकिन आपको याद रखना है कि मेगास्थनी कौन है और इंडिका का क्या इसमें रोल प्ले रहता है, और अशोका के धमा के बारे में हमने बात की। तो ये चार सोर्सेज से हमें पता चलता है मौर्यन एम्पायर के बारे में। अगली हेडिंग क्या है आपकी बुक में कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था मौर्यन एम्पायर का। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है वो ये है दोस्तों कि 5 तो पॉलिटिकल सेंटर थे मेन। पॉलिटिकल सेंटर का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल सेंटर का मतलब जहां पे पावर मेजरली एक्सरसाइज होती है। तो 5 पॉलिटिकल सेंटर कौन से थे? तक्षशिला, ठीक है, उज्जैनी और तोसाली और सुरवानगरी, और आखिरी कौन सी आपकी? पाटलिपुत्र। अच्छा, पाटलिपुत्र जो है वो अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि पाटलिपुत्र कैपिटल भी थी। कैपिटल किसकी थी? मगध एम्पायर की कैपिटल थी पाटलिपुत्र। तो 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। सबसे पहला पॉइंट आपका ये है कि 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर हैं, तक्षशिला, उज्जैन, तोसाली, सुरवानगरी और पाटलिपुत्र। दूसरा पॉइंट क्या है? जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसका एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए एक्सपेंशन मैंने आपको बताया अफगानिस्तान से लेके कोस्टल एरिया, कहाँ तक? कोस्टल एरिया उड़ीसा तक आपका जो है मगध एम्पायर फैला हुआ है। तो 5 पॉलिटिकल सेंटर हो गए, एक्सपेंशन हो गया बहुत बड़े लेवल पे। अब देखिए तीसरा पॉइंट हमें देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं जो मौर्यन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन था उसका स्ट्रक्चर जो था वो डाइवर्स सिस्टम था। डाइवर्स किस तरीके से था? देखिए, क्योंकि देखिए आप खुद ही समझ लीजिए इस बात को, कॉमन सेंस लगाइए इसमें थोड़ी सी। अगर अफगानिस्तान से लेके उड़ीसा तक पूरी मौर्यन एम्पायर फैली हुई है तो डेफिनेटली डिफरेंट टाइप के लैंड भी उसमें कवर होते हैं। और देखिए कल्चर जो है वो हर 100 किलोमीटर के बाद बदलता है। जहाँ पे पठार है वहाँ पे अलग कल्चर है, जहाँ पे पहाड़ है वहाँ पे अलग कल्चर है, जहाँ पे समुद्र है वहाँ पे अलग कल्चर है, अलग प्रैक्टिसेस हैं। तो इसके चलते, क्योंकि मौर्यन एम्पायर बहुत ज़्यादा समृद्ध थी, बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, अफगानिस्तान से उड़ीसा तक फैली हुई थी, और अफगानिस्तान से उड़ीसा तक जितनी भी टेरिटरी थी उसमें डाइवर्स सिस्टम को लोग प्रैक्टिस करते थे, डाइवर्स प्रैक्टिसेस थी। लेकिन फिर भी जो एम्पायर थी वो रूल की जाती थी बाय दी पाटलिपुत्र, जो कि कैपिटल थी ऑफ द मगध, ऑफ द मौर्यन एम्पायर। तो दोस्तों इस तरीके से हिली एरियाज अफगानिस्तान से लेके कोस्टल एरिया उड़ीसा तक ये क्या पोर्ट्रे करता है? ये डाइवर्सिटी पोर्ट्रे करता है विद अकॉर्डिंग्स टू दी फिजिकलिटी, ठीक है, फिजिकल जो डिवीजन है उसको ये पोर्ट्रे करता है। दोस्तों इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भैया डाइवर्स सिस्टम हमें देखने को मिलता है। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों इसमें कि 2 और चीज़ें थी, 2 और मेजर सेंटर्स थे, और दोनों मेजर सेंटर्स का नाम क्या है?
दोनों मेजर सेंटर का नाम है दोस्तों, सबसे पहले सेंटर का नाम है आपका उज्जैन और दूसरा सेंटर आपको देखने को मिलता है सुरवान नगरी। देखिए सुरवान नगरी जो है वो आपको नाम से समझ में आ जानी चाहिए, जिसको गोल्डन माउंटेन भी कहा जाता है। देखिए आप सोने को स्वर्ण कहते हैं, ठीक है, तो सुरवान नगरी जो है वो एसोसिएट करती है स्वर्ण नगरी से, ठीक है, स्वर्णा नगरी, ठीक है, तो स्वर्ण नगरी से एसोसिएट करती है। इसको गोल्डन माउंटेन भी कहा जाता है। तो सोना जहाँ पे पाया जाता था, गोल्ड माइन जहाँ पे पाई जाती थी, वो स्वर्ण नगरी थी। और उज्जैन जो था वो इम्पोर्टेंट ट्रेड और कॉमर्स का सेंटर था। और इस तरीके से दोस्तों ये दो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ का हमें महत्व देखने को मिलता है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि कम्युनिकेशन किस तरीके से होता था, यानी कि कम्युनिकेशन के क्या हमें साधन जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अब देखिए 5th पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब आप खुद अपना अनुमान लगाइए। देखिए हवाई जहाज तो था नहीं उस टाइम पे, तो दो ही रूट होते थे, या तो लैंड रूट या फिर सी रूट। और इन दोनों रूट के बारे में हमने हड़प्पा के जब मैंने सिविलाइजेशन को कवर कराया था तभी मैंने बात की थी। तो दो रूट थे मेजरली, या तो लैंड रूट या फिर सी रूट। तो दोनों रूट्स के थ्रू आउट कम्युनिकेशन जो है वो फैसिलिटेट होता था। तो आपको कम्युनिकेशन का जो 5वां पॉइंट है, अब उसका आपके पॉइंट मिल गए होंगे। उसमें दो मेथड के बारे में हमने डिस्कस किया, सी रूट और लैंड रूट को। तो लैंड रूट पे बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो अपना सामान एक लैंड से दूसरे लैंड में ट्रांसफ़र करते थे, और सी के थ्रू वो अपना ट्रेड जो है वो फैसिलिटेट करते थे। अब देखिए 6th पॉइंट इसमें क्या आता है। 6th पॉइंट क्या आता है दोस्तों? 6th पॉइंट के बारे में हम बात करें तो वो आता है मेगास्थनी के जितने भी अकाउंट हैं उन्होंने उसमें कुछ कमेटीज़ को मेंशन किया है। अब ये कमेटीज़ क्या थी? तो देखिए जो मेगास्थनी हैं उन्होंने मेंशन किया कि जो कमेटीज़ थी, ठीक है, जो कमेटी थी, एक कमेटी थी जिसके अंदर 5 सब कमेटीज़ थी, ठीक है। 5 सब कमेटीज़ कौन सी थी नोट कर लीजिएगा साथ साथ में। एक तो थी जो नेवी को देखती थी, दूसरी मैनेज करती थी फुट सोल्जर को, तीसरी जो थी वो रिस्पॉन्सिबल यानी कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी संभालती थी हॉर्सेस की, चौथी आपकी कह लीजिए चैरियट्स को जो संभालती थी, पांचवी आपकी एलिफेंट्स को संभालती थी, और छठी जो थी वो ट्रांसपोर्ट और अदर प्रोविजंस जो थे मौर्यन एम्पायर में उनकी देखभाल जो है वो करती थी। तो एक कमेटी का मेंशन किया गया, एक मेन कमेटी थी, उसके अंदर 5 सब कमेटीज़ के बारे में मैंने बताया जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को मैनेज कर रही हैं, जिसमें से नेवी और फुट सोल्जर और एलिफेंट्स के बारे में हमने जब अब डिस्कस किया। तो दोस्तों ये 6 की जो ये जितनी भी 6th पॉइंट में हमने कवर किया है, पूरी जितनी भी कमेटीज़ थी मौर्यन एम्पायर में जो कि मेगास्थनी के अकाउंट्स में बताते हैं, उसको एसोसिएट करती हैं। अब देखिए 5 कमेटी तो मेन थी, और कौन सी कमेटी थी? तो 7th पॉइंट आपका बनता है अदर कमेटीज़, ठीक है। अदर कमेटीज़ कौन सी थी? देखिए अदर कमेटीज़ में आता है वो कैटेगरी जो कि मैनेज करते थे आपकी मेन कमेटीज़ को। आपकी मेन जो 5 सब कमेटीज़ थी, अगर फूड सोल्जर हो गया, अगर एलिफेंट हो गया, तो देखिए ट्रांसपोर्ट के लिए जितनी भी एनिमल की फोर्स की ज़रूरत थी, या फिर जिस तरीके से कोई भी सर्वेंट की ज़रूरत थी, तो सर्वेंट आपके अदर कमेटी में आएंगे। मतलब जो भी आपको सपोर्ट सिस्टम के लिए जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वर्क फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपके अदर कमेटीज़ में आएंगी। आई होप कि आपको पूरा अब कमेटीज़ का जो है, जो मेगास्थनी ने डिस्क्राइब किया है, उसके बारे में पता चल गया होगा। अब देखिए एक और एडमिनिस्ट्रेशन का आखिरी पॉइंट, 8th पॉइंट, मुझे माफ़ कीजिएगा थोड़ा मैस सा हो गया है, लेकिन कोई नहीं। 8th पॉइंट है दोस्तों धमा। धमा के बारे में मैंने बात की थी, जो कि राइटियस बिलीव, राइटियस टीचिंग और किस तरीके से रूल एंड रेगुलेशन होने चाहिए एक एम्पायर में, उसके बारे में जिक्र करता है। तो दोस्तों जो धमा है, धमा को फैलाने के लिए, जो मैसेज है धमा का, उसको फैलाने के लिए बाकायदा धमा महामता नाम के जो ऑफिशियल्स हैं वो अपॉइंट किए गए अशोक की एम्पायर में, और उनको अपॉइंट किस लिए किया गया? टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धमा। मैसेज को फैलाने के लिए, धमा की टीचिंग्स को फैलाने के लिए धमा महामता को अपॉइंट किया गया इन दी मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 8 के 8 के पॉइंट्स जो हैं वो जाने, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं ऑफ द मौर्यन एम्पायर। आई होप कि आपको पूरा अब क्लियर हो गया होगा। आपकी जो लास्ट हेडिंग है इसमें है हाउ इम्पॉर्टेंट वॉज द एम्पायर।
अब देखिए इम्पॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि मौर्यन एम्पायर में स्कल्पचर भी बिल्ड हो रहे हैं, ठीक है। आपका प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हमने पढ़ लिया पूरा, तो आप ना इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें पता है आपको क्या करना है, आपको सिर्फ सिंपल सादे तरीके से जितना भी आपने अभी तक मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ा है उतना इन सभी चीज़ों के पॉइंट्स आपने लिखने हैं। देखिए स्कल्पचर्स बहुत सारे हमें जानने को मिलते हैं, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, और क्या क्या था, पावरफुल था मौर्यन एम्पायर, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिली दोस्तों, धमा के बारे में हमें देखने को मिला जो कि राइटिस टीचिंग्स थी। और क्या क्या चीज़ देखने को मिली कि रूलर्स जो थे वो प्रॉस्परस थे। तो इस तरीके के जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी अब तक मैंने आपको पढ़ाया मौर्यन एम्पायर के बारे में, वो सारी चीज़ें आपको मौर्यन एम्पायर में कवर करनी है। हाउ इम्पॉर्टेंट वॉज द एम्पायर, समरी लिखनी है। अब तक जितना ये पढ़ा है आपने, आपके दिमाग में जितने पॉइंट्स आते हैं सभी को पॉइंट्स दर पॉइंट्स आपको लिख देना है इस पैराग्राफ में, यही है बस, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ कंसिडरेशंस हैं जिनको जानना, कुछ क्वेश्चंस तो आपको पता ही है, क्वेश्चंस को डिस्कस हम आखिरी में करने वाले हैं चैप्टर्स के आखिरी में। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मौर्यन एम्पायर में। तो दोस्तों आपका जो मौर्यन एम्पायर है वो यहाँ पर ख़त्म होता है पूरा। आगे आपके चैप्टर में डिस्कस हुआ है साउथ के बारे में, तो स्पेसिफिकली साउथ के बारे में मैं अगली वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ दोस्तों। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।